जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जल संरक्षण एवं वर्षा जल का संचय, वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो देखिए, जो जल संरक्षण की अनेक विधियां हैं, जिनमें से हम कुछ विधियों को देखेंगे कि जल का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जल की प्रदूषण से सुरक्षा, यानी जल को क्या है, प्रदूषित होने से रोके। ठीक है, तो बात करते हैं पृथ्वी पर उपलब्ध कुछ स्वच्छ जल यदि प्रदूषित मुक्त रहे तो दुनिया की वर्तमान जनसंख्या की जल आपूर्ति संबंधी संपूर्ण कार्यों के लिए पर्याप्त है। यानी जो पृथ्वी पर जल उपलब्ध है, जैसे नदियों और हिमनद के रूप में, तालाबों और झीलों के रूप में, अगर वह प्रदूषण मुक्त रहे, यानी प्रदूषण से वंचित रहे, यानी जिसमें प्रदूषण नहीं हो, शुद्ध रूप में वो जल रहे, तो जो मानव की, जो पृथ्वी पर मौजूद जो मानवीय जनसंख्या है, उनकी आसानी से जल की आपूर्ति कर सकता है। लेकिन शुद्ध जल का बड़ा भाग बढ़ती आर्थिक क्रियाओं तथा नगरीकरण आदि के कारण जीव जगत के उपयोग की योग्य नहीं रहा। लेकिन क्या है, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते उद्योग, नगरीकरण के कारण क्या है, जो वहाँ से निकलने वाला जो गंदा जल है, उद्योगों से निकलने वाला गंदा जल नदियों में मिल गया है। नगरीकरण से उत्पन्न जो समस्याएं थी, जैसे गंदा जल, वो भी नदियों में मिला दिया गया है, तालाबों झीलों में मिल गया है, जिससे क्या है, वो पानी अशुद्ध हो गया, वो पीने योग्य नहीं रहा है, जिस कारण से क्या है, जल की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जल प्रदूषण को रोके, जो झीलों का पानी है उसे स्वच्छ बना के रखें, तालाबों के पानी को स्वच्छ बना के रखें, उनमें क्या है, गंदा जल इकट्ठा ना होने दें। साथ ही जो नदियों में जो उद्योगों से निकलने वाला जो गंदा पानी है उसे रोकें, जिससे भी क्या है, जो जल की जो समस्या है वो समाप्त की जा सकती है। ठीक है, और मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार उस जल का उपयोग कर सकता है। आगे देखिए, जल का पुनर्वितरण। भू सतह पर पाए जाने वाला जल समान रूप से वितरित नहीं है, यानी जो भू सतह पर पाए जाने वाला जल समान रूप से वितरित नहीं है, कहीं पे तो बहुत अधिक जल है और कहीं पे बहुत ही कम है। वितरण का वर्तमान प्रतिरूप भी संकट का कारण बन जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व के सर्वाधिक जल विद्युत संभाव्यता पाई जाती है, यानी अफ्रीका महाद्वीप है, वहाँ पे एक और तो बहुत ही ज़्यादा जल है, जहाँ पे जल विद्युत की संभाव्यता, यानी जल विद्युत उत्पन्न करने की जो संभावना है वो बहुत ही अधिक रूप में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ भूमध्य रेखीय प्रदेश में जल की प्राप्ति अधिक है। क्योंकि जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ पे क्या है, भूमध्य रेखीय प्रदेश है, वहाँ पे जल बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे वर्षा भी अधिक होती है और नदियाँ भी काफ़ी अधिक है और वन भी वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में है, इसलिए वहाँ पे क्या है, जल बहुत ही अधिक मात्रा में। जबकि अफ्रीका के उत्तर में स्थित विश्व का सबसे बड़े मरुस्थल सारा वर्चुअल क्या है, जो अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तर में जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल, सारा मरुस्थल, वहाँ पे क्या है, वर्ष भर जल संकट से ग्रस्त रहता है। वहाँ पे क्या है, जो सारा मरुस्थल है वो वर्ष भर, यानी पूरे साल क्या है, जल के संकट से ग्रस्त रहता है, यानी वहाँ पे जल की कमी पाई जाती है। यानी एक और तो इतना जल है अफ्रीका महाद्वीप में कि वहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, और दूसरी ओर वहीं उत्तर में क्या है, जल इतना भी नहीं है कि वहाँ पे पीने योग्य रूप से पाया जाए, मतलब इतना कम है कि वहाँ पे जल, पीने के जल की भी बहुत कमी है, यानी पीने के जल भी बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, ना के बराबर। ठीक है, तो यानी एक स्थान पे तो इतना जल और एक स्थान पे बहुत ही कम मात्रा में जल प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखिए, जल का पुनर्वितरण नहरी तंत्र के विकास द्वारा भी संभव है। नहरी तंत्र द्वारा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल को कम वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित कर विविध उपयोग हेतु संरक्षण किया जाता है। क्या है कि जो जहाँ पे अधिक जल है, जैसे अफ्रीका महाद्वीप के जो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में जल अधिक है, तो वहाँ से नहर बना के उसको कहाँ ले जाया जा सकता है, सारा मरुस्थल में ले जाया जा सकता है। उसी प्रकार जैसे भारत के जो पश्चिमी राजस्थान है, जिसमें जल की कमी है, तो उत्तर जो भारत है, हिमालय का जो क्षेत्र है, जैसे सतलज नदी है, व्यास है, वहाँ से नहर बना के और उसे पश्चिमी राजस्थान तक लाया जा सकता है। जैसे अपने जो इंदिरा गांधी नहर है,
इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जो हिमालय का जल है उसे पश्चिमी राजस्थान तक लाया गया है, जिससे क्या है उस क्षेत्र में पानी की पूर्ति हो सके। आगे देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना इस प्रकृति का नहरी तंत्र है जिसके द्वारा हिमालय का पानी है वह पश्चिमी राजस्थान में लाकर शुष्क परिस्थितियों में परिवर्तन किया गया है। मतलब जो जल का पुनर्वितरण है उसके द्वारा भी जल की जो समस्या है उसे समाप्त किया जा सकता है। यानी जहाँ पे जल अधिक मात्रा में पाया जाता है वहाँ से नहर बना के या पाइपलाइन के द्वारा उस जल को उस क्षेत्र में ले जाया जा सकता है जहाँ पे पानी की कमी है। ठीक है, आगे देखिए, जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि तथा जल संसाधन में प्रादेशिक रूप से मात्रात्मक एवं गुणात्मक कमी आने से जल संकट बढ़ा है। यानी तीव्र जनसंख्या के कारण क्या है, जल संसाधनों में कमी आई है। ठीक है, निरंतर जल की मांग बढ़ती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ ही कृषि व उद्योगों का विस्तार तथा नगरीकरण बढ़ा है, जिससे स्वच्छ जल की मांग भी बढ़ी है। क्या जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, कृषि भी बढ़ी है, क्योंकि अधिक जनसंख्या की आपूर्ति करने के लिए, खाद्यान्न आपूर्ति करने के लिए अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन करना पड़ेगा, और अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए अधिक कृषि करनी पड़ेगी, और अधिक कृषि के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार उद्योगों का विस्तार भी बढ़ा है। यानी जनसंख्या की आपूर्ति के लिए उन्हें भी उनकी आवश्यकता के अनुसार, सुविधा के अनुसार माल बना के देना पड़ेगा उद्योगों को। तो उद्योगों को भी क्या है, अधिक से अधिक उत्पादन करना पड़ता है, जिस कारण वहाँ पे भी जल की मांग बढ़ी है। नगरीकरण भी बढ़ा है, क्योंकि अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है, इसलिए जनसंख्या क्या है, नगरों की ओर बढ़ी है, तो उसमें नगरीकरण भी बढ़ा है, जिससे क्या है, जल की अधिक से अधिक मांग बढ़ती जा रही है। जनसंख्या नियंत्रण के द्वारा भी जल की मांग को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही बढ़ती जनसंख्या द्वारा किए जा रहे जल के गुणात्मक हास्य को रोका जा सकता है। क्या जनसंख्या नियंत्रण करेंगे तो खाद्यान्नों का उत्पादन भी कम करना पड़ेगा, जिससे क्या है, कृषि कम होगी, और कृषि कम होगी तो उसमें जल बचेगा। साथ ही उद्योगों में भी जल की मात्रा में कमी आएगी, क्योंकि उद्योग भी कम उत्पादन करेंगे, कम उत्पादन करेंगे तो वहाँ पे पानी की आवश्यकता कम होगी, और पानी की आवश्यकता कम होगी तो वहाँ पे भी जल की कम उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार नगरीकरण की समस्या से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो जनसंख्या नियंत्रण से भी जल को बचाया जा सकता है। आगे देखिए, सिंचाई की उन्नत विधियों का प्रयोग। यानी सिंचाई की जो उन्नत विधि है इनका प्रयोग करके भी जल को बचाया जा सकता है। जैसे सिंचाई में क्या है, फुहारा सिंचाई परियोजना, साथ ही जो ड्रिप सिस्टम है जिसमें बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, इन विधियों को अपना के भी जल को बचाया जा सकता है। जैसे देखिए आप, विश्व स्तर पर वार्षिक जल के उपयोग में से 70% कृषि क्षेत्र में उपयोग होता है। यानी विश्व स्तर पर जितना भी जल का उपयोग है उसका 70% तो कृषि क्षेत्र में ही उपयोग होता है। कृषि क्षेत्र में आवश्यक जल की पूर्ति सतही जल स्रोतों एवं भूमिगत जल से होती है। सतही जल नहरों, तालाबों द्वारा, भूमिगत जल कृषि में उपयोग कुओं, नलकूपों द्वारा होता है। यानी क्या है, जो सतह पर जो जल पाया जाता है वो नहरों व तालाबों द्वारा कृषि में उपयोग कर लिया जाता है, और भूमिगत जल का कुओं और नलकूपों के द्वारा उसको उपयोग कर लिया जाता है। पारंपरिक सिंचाई की विधियों द्वारा जल आवश्यकता से अधिक नष्ट होता है। जो पारंपरिक जो जल की विधियाँ, यानी जो पहले से जो जल की विधियाँ चल रही है जिसमें क्या है, जल को डायरेक्ट खेतों में छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या है, कई दूर से जो दोहरा बना के जल को लाया जाता है और फिर खेत में जो क्यारी बना के उसमें पानी छोड़ा जाता है। उससे क्या है कि जो भूमि है वो जल को अधिक मात्रा में सोख लेती है। उस वो भूमि भी जल को अधिक मात्रा में सोख लेती है जहाँ पे हमें जल की आवश्यकता नहीं होती, जल देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जहाँ हमने बीज बोया उस जगह तो भूमि सोख लेती है तो हमें फायदा होता है। पर लेकिन जहाँ से जल लाया जा रहा है, जैसे मान लीजिए जल को अभी 100 मीटर दूर से लाया जा रहा है, तो 100 मीटर दूर से जो दोहरा बनेगा, पानी का जो पानी जहाँ से आएगा, जो पानी का जो मार्ग होगा, जो नाली बनेगी, वो नालियाँ कच्ची होती है, उस नाली में जो पानी जाएगा यानी जल जाएगा वो सोख लिया जाएगा, वो तो वेस्टेज ही होगा। वो क्या होगा, किसान के लिए
जो जल है वो किसान के उपयोग में तो आएगा नहीं, वो जल क्या है भूमि से सोख लेगी, जिससे क्या है वो जल की कमी आएगी, जल वहाँ पे नष्ट होगा। तो इस प्रकार क्या है हम जो आधुनिक जो विधि है फुहारा सिंचाई परियोजना या फुहारा जो सिंचाई विधि है, साथ ही जो बूंद बूंद सिंचाई जो परियोजना है उससे भी लाभ उठा सकते हैं, या जो बूंद बूंद सिंचाई जो विधि है उससे भी हम जो जल को बचा सकते हैं। आगे देखिए, नहरी सिंचाई से जल का संतुलित वितरण नहीं हो पाता, जिससे जल क्रांता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, वनावरण में वृद्धि। नदियों एवं तालाबों के किनारे वृक्ष लगाने की प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करना चाहिए। जो नदियाँ और तालाब हैं उनके किनारे पे क्या है वृक्ष लगाने की जो प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करना चाहिए। साथ ही बंजर भूमि तथा पहाड़ी डालों पर वृहद स्तर पर वनावरण विकसित किया जाना चाहिए। वृक्ष शुष्क दशाओं को भी फसलों की तुलना में दीर्घ अवधि तक सहन करते हैं। जो वृक्ष है वो क्या है शुष्क दशाओं को भी फसलों की तुलना में दीर्घ अवधि तक सहन करते हैं। अतः वृक्ष जल की मांग को कम करने के साथ ही जल स्रोतों में पुनर्भरण में सहायक होते हैं। ठीक है, जो वृक्ष होते हैं वो क्या है जो जल स्रोतों के पुनर्भरण में भी सहायता करते हैं। तो हमें तालाबों और नहरों और नदियों के किनारे पे क्या अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। इनके अलावा भी और बहुत से जो विधियाँ हैं जिनसे जल संरक्षण किया जा सकता है, जैसे बाढ़ के जल का उपयोग। जो बाढ़ आती है जिसमें क्या है अधिकतर जल क्या है वेस्टेज हो जाता है, उस पे जैसे डैम बनाकर नदियों पे डैम बनाकर यानी बांध बनाकर भी उस जल का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही उद्योगों में कम से कम जल का उपयोग करके भी उस जल का उपयोग किया जा सकता है। वैज्ञानिक विधि से कृषि करके भी जल को बचाया जा सकता है। तो ये बहुत सारी विधियां हैं जिनसे जल को हम बचा सकते हैं। अब देखिए वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकताएं। वर्षा जल संग जो वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकताएं, तो हम पहले बात करेंगे। वर्षा जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, साथ ही जीवाणु और कार्बनिक पदार्थों से मुक्त एवं हल्का भी होता है। जो वर्षा जल है वो बहुत ही अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है, साथ ही जो जीवाणु और कार्बनिक पदार्थ है उनसे मुक्त एवं हल्का भी होता है, यानी ये पीने लायक होता है, ये शुद्ध जल होता है वर्षा का जल। ठीक है, सेकंड पे देखिए, अधिकांश वर्षा जल व्यर्थ ही बह जाता है एवं सड़कों की क्षतिग्रस्त करता है तथा यातायात में बाधा उत्पन्न करता है। जो वर्षा जल है वो क्या है अधिकतर सड़कों पे बह जाता है, जिससे क्या है सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती है और यातायात को बाधित करता है। हम क्या है अपने आसपास में भी ये चीज़ देखने को मिलती है, जैसे जयपुर में भी वर्षा के टाइम पे क्या है सड़कें पानी से भर जाती है, यातायात को जाने में बहुत कठिनाई होती है, साथ ही जो सड़कें हैं उन्हें भी क्षतिग्रस्त करता है, सड़कों भी जो सड़कें हैं उनको भी तोड़ देता है जल। ठीक है, आगे देखिए थर्ड नंबर पे, कृत्रिम पुनर्भरण के लिए उपलब्ध वर्षा जल का वाष्पीकरण एवं निश्चित कम होता है। आगे देखिए, वर्षा जल शहर के निचले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करता है तथा भूमि का कटाव भी करता है। यानी जो वर्षा जल है वो शहर के जो निचले क्षेत्र यानी जो निचाई में बसे हुए हैं उनमें क्या करता है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देता है और भूमि का कटाव भी कर देता है। जैसे जयपुर में जो अमानिशा नाला है उसके आसपास के जो क्षेत्र बसे हुए हैं जो जयपुर से निचाई में बसे हुए हैं, यानी जो भूमि है जयपुर का जो ऊपरी भाग है उससे नीचे वाले जो हिस्से में जो क्षेत्र बसे हुए हैं उनमें आए दिन वर्षा काल में क्या होता है एक दो घर गिर जाते हैं, बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, संरचना की लागत कम आती है तथा कम समय में ही बनाई जा सकती है। आगे देखिए, वर्षा जल पीने के लिए उपयुक्त होता है तथा इसके शुद्धिकरण हेतु खर्चीले उपयोग की आवश्यकता नहीं होती, यानी वर्षा जल क्या है शुद्ध मात्रा में होता है, इसे आप डायरेक्ट पी सकते हो। तो इसमें क्या है कोई भी आपको खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। आगे देखिए, पुनर्भरण के कार्य में किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखिए, सतही स्रोतों में वर्षा जल को आसानी से एकत्रित करके
कृषि एवं पशुधन हेतु उपयोग में लिया जा सकता है। जो वर्षा जल है उससे आसानी से आप एकत्रित करके कृषि के लिए, साथ ही पशुओं के लिए भी उसे उपयोग में ले सकते हो, उसका उपयोग कर सकते हो। तो ये क्या है, वर्षा जल की जो संग्रहण की आवश्यकताएं थी कि हम वर्षा जल को संग्रहण क्यों करें, किस लिए करें और उसे कैसे करें। ठीक है, तो हम वर्षा जल को संग्रहण करेंगे तो हमारी जो इतनी समस्या है, पशुओं से संबंधित समस्या, कृषि से संबंधित समस्या और जल की कमी की समस्या, ये सारी समस्या हमारी दूर हो सकती है। तो हमें क्या है, जो रेगिस्तानी इलाके हैं उनमें छत मकानों का जो आकार इस प्रकार बनाया जाए कि वहाँ पे क्या है, जो वर्षा का जल है उसे स्टोर किया जा सके, उसको क्या संचय किया जा सके और उसे बड़े बड़े टैंकों में ढाला जा सके, उस जल का उपयोग किया जा सके। ठीक है, तो जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।